हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। एंड आज की ये जो वीडियो है वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कम्प्लीटली रिवाइज करने वाले हैं। ये जो वीडियो है, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नीट एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप किसी अदर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो है कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड इस चैप्टर से हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको इससे कुछ एडवांटेज मिल सके। एंड मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो नीट एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीएमओ, यानी जीएमओ क्या होते हैं। जीएमओ की फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें हम डीएनए का मैनिपुलेशन करते हैं, उनमें चेंजेस लाते हैं, उनके डीएनए को चेंज करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, इसमें हम जीन में चेंजेस लाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे एंड पढ़ते हैं कि हमारे पास जीएम प्लांट्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का क्या एडवांटेज होता है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ पे 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसमें सबसे पहला हमारा आता है मेड क्रॉप मोल्ड टॉलरेट टू अबायोटिक स्ट्रेस। ये क्रॉप को यानी फसल को किसी भी स्थिति से, जैसे जब सूखा पड़ता है उस स्थिति से लड़ने में मदद करता है। जब ज़्यादा पानी ज़्यादा हो जाता है यानी बारिश ज़्यादा हो जाती है, उस स्थिति से लड़ने में मदद करता है। सेकंड हमारा आता है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। जो हम छिड़काव करते हैं कीटनाशक का, उन पे जो खर्चा होता है उन्हें बचा देता है या उन्हें कम कर देता है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। कई बार क्या होता है, हम फसल काटते हैं एंड फसल हमारी घर पे रखे रखे सड़ जाती है। तो जीएम प्लांट्स को यूज करने का फायदा क्या होता है कि जो फल सड़ते हैं या जो सब्जियां सड़ती हैं वो सड़ना बंद हो जाती है या उसको सड़ने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। एंड ये उन प्लांट्स में होता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। फोर्थ आता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स। प्लांट्स जो मिनरल यूज करते हैं, जैसे आपने क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 पढ़ा है, ठीक है, उसमें आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा है कि किस मिनरल्स की क्यों ज़रूरत होती है एंड उसे कैसे इनटेक करा जाता है। सो उस मिनरल की एफिशिएंसी को बढ़ाने में, यानी उसे हम और अच्छे तरीके से यूज कर सकें, इस चीज़ में प्लांट को मदद करता है। फिफ्थ आता है ये किसी भी फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाता है। जैसे हम बात करें गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस हमारा क्या होता है, इसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल राइसेस। बेसिकली देखिए एनसीईआरटी में यही बताया गया है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस। लेकिन जो हमारे गोल्डन राइस होते हैं उनमें विटामिन ए की नहीं पाया जाता, उनमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, जो बेसिकली क्या होता है, प्रो विटामिन होता है, प्रो विटामिन ए। यानी बीटा कैरोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, ठीक है। तो ये इसके बाद हम पढ़ते हैं बीटी कॉटन के बारे में। देखिए यहाँ पे ये जो बीटी है ये रिप्रेजेंट करता है बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस को। सो जो हमारा बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस होता है ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो किसी भी इंसेक्ट को, जैसे लेपिडोट्रंस, कॉलियोपेट्रंस एंड डाइपेट्रंस में जो इंसेक्ट्स आते हैं उनको किल करता है। ये जो हमारा बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस होता है ये क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है जो इंसेक्टिसिडल प्रोटीन जो टॉक्सिक होता है नेचर में उसे कंटेन करता है। अब देखिए ये जो इंसेक्टिसिडल प्रोटीन क्रिस्टल में पाया जाता है ये इनएक्टिव होता है एंड इसे अपने एक्टिवेशन के लिए यानी एक्टिव स्टेट में जाने के लिए एल्कलाइन पीएच की जरूरत होती है। तो कई बार आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस के द्वारा जो टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस को क्यों किल नहीं करता। सो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो अपनी इनएक्टिव स्टेट में होता है एंड उसे एक्टिव स्टेट में जाने के लिए एल्कलाइन पीएच चाहिए होता है। अब देखिए इसे ये एल्कलाइन पीएच मिलता है क्या, कहाँ से, देखिए क्या होता है, बेसिकली हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके एक जीन, ठीक है, जो हमारा होता है CRY,
इस जीन को जो कोड करता है इंसेक्टिसिडल प्रोटीन के लिए, उसे हम कॉटन प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं एज आरडीएनए बना के। तो वहां पे क्या होता है, वो क्या करता है, इंसेक्टिसिडल प्रोटीन को बनाता है क्योंकि वहां पे जीन मौजूद है। अब जब कोई भी इंसेक्ट उस प्लांट को आके खाता है, ठीक है, या उस प्लांट को आके इन्फेक्शन करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंसेक्टिसिडल प्रोटीन। प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंसेक्टिसिडल प्रोटीन। तो ये इंसेक्टिसिडल प्रोटीन उस इंसेक्ट के गट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, उसके गट में। एंड इंसेक्ट्स का जो गट होता है उसमें हमें एल्कलाइन पीएच देखने को मिलता है। कैसा पीएच देखने को मिलता है, एल्कलाइन पीएच। एंड इंसेक्टिसिडल प्रोटीन को भी एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एल्कलाइन पीएच। तो जब एल्कलाइन पीएच उसे मिलता है वो एक्टिव हो जाता है। एंड ये जो एक्टिवेटेड हमारा टॉक्सिन होता है ये बाइंड कर जाता है मिडगट की सरफेस से एंड क्रिएट कर देता है उसमें पोर्स, जिसकी वजह से सेल में स्वेलिंग हो जाती है एंड वो फट जाती है, जिसकी वजह से जिस भी इंसेक्ट ने उसे खाया है उसकी डेथ हो जाती है। एंड ये इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है किसी भी कॉटन के प्लांट को या फिर जिस प्लांट में उसे इंट्रोड्यूस करा गया हो। ये जो हमारा बीटी टॉक्सिन होता है ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, यानी हर एक इंसेक्ट के ग्रुप के लिए एक अलग बीटी टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन CRY। जो टॉक्सिन है उसे कोड करा जाता है क्राई नाम के जीन के द्वारा। एंड यहाँ पे तीनों कैपिटल्स, तीनों लेटर स्मॉल है, इस चीज का याद रखना। कई बार आपसे CRY एंड क्राई में डिफरेंस पूछ लेता है। तो ये जीन है एंड ये प्रोटीन है। उसके बाद आपको कुछ जीन्स बताए गए हैं जो स्पेसिफिक होते हैं किसी इंसेक्ट ग्रुप के लिए। जैसे जो हमारा क्राई1AC है एंड क्राई2AB है ये कंट्रोल करता है कॉटन बुलवॉर्म्स को। एंड जो हमारा क्राई1AB है ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। उसके बाद हम आते हैं RNA इंटरफेरेंस पे। एंड इसका यूज करके हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं RNA इंटरफेरेंस होता क्या है एंड ये किस तरीके से काम करता है। टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है सेलुलर डिफेंस के मेथड के रूप में। इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA। ये क्या करता है, किसी भी mRNA की साइलेंसिंग करता है, यानी उसे प्रोटीन बनाने से रोक देता है डबल स्ट्रैंडेड RNA की मौजूदगी की वजह से। कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोन डेट रेप्लिकेट वाई या एन RNA इंटरमीडिएट। अब ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA है ये किसी वायरस से भी आ सकता है जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA हो, या फिर हमारा कोई भी मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो मूव कर सके। तो जो हमारे जेनेटिक एलिमेंट्स या जेनेटिक मटेरियल मूव कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसस्पून। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ट्रांसस्पून हमारे ऐसे जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो एक DNA से दूसरे DNA पे मूव कर जाते हैं, जो रेप्लिकेट करते हो RNA इंटरमीडिएट, यानी उनके रेप्लिकेशन के दौरान या उनकी इंफॉर्मेशन के फ्लो के दौरान RNA की एक स्टेज है। जैसे आप देखते हैं कि DNA से RNA बनता है, ठीक है, RNA से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे क्या है, RNA एज अ इंटरमीडिएट बन रहा है। तो ऐसे ट्रांसस्पोन जिनमें RNA इंटरमीडिएट हो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स हो सकती हैं। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हमारा RNA इंटरफेरेंस है ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए हमारा जैसे डबल स्ट्रैंडेड RNA है, इसे इंट्रोड्यूस करते हैं किसी सेल में, किसी एक सेल में मान लीजिए हमने इसे इंट्रोड्यूस करा। अब यहाँ पे हमारा एक एंजाइम आता है जिसे हम बोलते हैं डाइसर। ये क्या करता है, ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड RNA है इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में काट देता है इस तरीके से, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर देता है। अब ये जो हमारे छोटे छोटे क्या बने, डबल स्ट्रैंडेड RNA बने, इन्हें हम बोलते हैं siRNA, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, ठीक है। अब ये हमारा जो siRNA बना ये क्या करता है, ये मान लीजिए हमारा राइबो न्यूक्लियस है, तो इस राइबो न्यूक्लियस के साथ मिलके ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं रिस्क, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, RNA इंड्यूस साइलेंस
एंड सी होता है कॉम्प्लेक्स। सॉरी, ये साइलेंसिंग होता है, ठीक है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, हमारा ये रिस्क बन गया। अब इसमें से ये जो एक स्ट्रैंडेड है डबल, ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसकी में से ये जो एक स्ट्रैंड है ये हट जाती है, ये रिमूव कर जाती है एंड ये अपनी एक्टिव स्टेट में आ जाता है। किस में आ जाता है? ये अपनी एक्टिव स्टेट में आ जाता है। अब एक्टिवेट स्टेट में ये आ चुका है। अब मान लीजिए जो भी हमारा mRNA आता है किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू, हमारा मान लीजिए mRNA आया, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसके, ये वहां पे उससे इस तरीके से अटैच कर जाएगा एंड ये जो इतना पोर्शन है इसे ये कट कर देगा। तो जी इस तरीके से क्या होगा, ये जो हमारा mRNA आया मान लीजिए तबड़ा, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एंड यहाँ पे फिर ये आगे प्रोटीन नहीं बना पाएगा, क्योंकि जब पूरा अमीनो एसिड का हमारा, क्योंकि जब हमारा पूरा आरएनए का कोई चेन ही नहीं है तो पूरी प्रोटीन भी नहीं बनेगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोक देता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा mRNA वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए हमारा एक नेमेटोड है मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, जो इन्फेक्ट करता है टोमैटो प्लांट्स की रूट को। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों जो हमारा मेलोडो इनकॉग्निशिया है ये टोमैटो प्लांट्स के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, तो ये रूट को अफेक्ट करता है। अब ये रूट को अफेक्ट करता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है यानी याइल्ड होती है, इसकी जो उपज होती है उसमें ये रिडक्शन कर देता है। सो इस चीज को बचाने के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज करके जो हमारा नेमेटोड स्पेसिफिक जीन है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट प्लांट में। अब ये जो हमारा इंट्रोड्यूस डीएनए है या फिर इंट्रोड्यूस जीन है, ये प्रोड्यूस करता है दो तरीके के आरएनए, सेंस एंड एंटीसेंस। यानी ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए आता है, इसमें जो हमारा एक होता है उसे हम बोलते हैं सेंस एंड एक को हम बोलते हैं एंटीसेंस, ठीक है। आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएटेड आरएनएआई यानी आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये जो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, ये फॉर्म करते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड आरएनए इंटरफेरेंस को इनिशिएट करते हैं। एंड इसके आगे मैंने आपको जैसे बता दिया कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डाइसर नाम के एंजाइम के द्वारा काटा जाएगा इस छोटे छोटे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए में, एंड ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जाके अटैच होंगे राइबोन्यूक्लियस से एंड बनाएंगे आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या होगा आगे जाके जो हमारा एक स्ट्रैंड है वो इससे अलग हो जाएगा एंड रिस्क को एक्टिवेट कर देगा। एंड यहाँ पे जो हमारा रिस्क एक्टिवेट स्टेट में है, ये मैसेंजर mRNA में अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ढूंढेगा या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ढूंढेगा एंड उसे उसी सीक्वेंस में कट कर देगा, जिसकी वजह से जो mRNA है उसकी साइलेंसिंग हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे एंड पढ़ते हैं कि जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है इसका मेडिकल में क्या यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंसुलिन। सो जैसे पता है इंसुलिन को हम यूज करते हैं डायबिटीज की क्योर में यानी उसके इलाज में। सो स्टार्टिंग में क्या होता था, जो इंसुलिन था उसे पिग्स एंड कैटल्स के पैनक्रियाज से निकाला जाता था, लेकिन हमने वहां पे देखा कि ये जो इंसुलिन हम निकाल रहे हैं एंड डायबिटीज पेशेंट को दे रहे हैं उनमें हमें एलर्जीज देखने को मिल रही है। तो उसके बाद हमने क्या करा, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन की रिसर्च करी एंड वहाँ पे जो एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली, उसे इसमें सफलता मिली एंड उन्होंने इंसुलिन का प्रोडक्शन किया। हमें इंसुलिन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो देखिए जो हमारी मैच्योर इंसुलिन होती है वो दो पॉलीपेप्टाइड यानी दो प्रोटीन चेन को कंसिस्ट करती है, जिसमें एक हमारा होता है, एक हमारी होती है पॉलीपेप्टाइड ए, एक हमारी होती है पॉलीपेप्टाइड बी। दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट होती है डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा, यानी जैसे ये हमारी क्या है, ए पॉलीपेप्टाइड है, ये बी पॉलीपेप्टाइड है, तो एक सल्फर इसका एक सल्फर इसका, इस तरीके से ये एक दूसरे से अटैच होती है, ठीक है, यानी डाइसल्फाइड ब्रिज यहाँ पे मौजूद होता है। प्रो इंसुलिन यानी मैच्योर इंसुलिन से जो पहले की इंसुलिन है हमारी, यानी जो हमारी अर्ली स्टेज की इंसुलिन है उसे हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। उसके पास तीन चेन होती हैं, ए बी एंड सी। सी चेन जो है मैच्योरेशन के दौरान, यानी जब प्रो इंसुलिन मैच्योर होना स्टार्ट करती है उस
टाइम पे सी चेन जो है रिमूव हो जाती है एंड जो मैच्योर इंसुलिन होती है उसमें ए एंड बी चेन ही देखी जाती है। Eli Lilly, an American company, first prepared two DNA sequence corresponding to A and B chain of human insulin and introduced them in plasmid of Escherichia coli to produce human insulin. एली लिली जो एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने क्या करा, जो दो डीएनए के सीक्वेंस है जो कोड करते थे ए एंड बी चेन के लिए, उनके ही जैसे दो डीएनए को इंट्रोड्यूस करा एसेशिया कोलाई के प्लाज्मिड में। अब जब हमने वहाँ पे दो डीएनए को मतलब अलग अलग एसेशिया कोलाई में अलग अलग डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया तो वहाँ पे हमें अलग ए चेन मिलेगी एंड अलग बी चेन मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए की एसेशिया कोलाई है, ए की एसेशिया कोलाई है, इसमें हमने एक जीन इंट्रोड्यूस करा जो ए चेन के लिए कोड करता है, इसमें हमने एक इंट्रोड्यूस करा जीन जो बी चेन के लिए कोड करता है। एंड इसके बाद हमने क्या करा, जो ए एंड बी चेन है इन्हें एक दूसरे से अलग कर लिया, यानी अलग अलग सेल से अलग अलग निकाल लिया इन्हें। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, अलग ही अलग हमने उन्हें बनाया, अलग ही अलग एक्सट्रैक्ट करा यानी बाहर निकाला एंड उन्हें कंबाइन करा डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करके उन दोनों के बीच में। एंड इस तरीके से हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन इंसुलिन बनी जिसे हम बोलते हैं ह्यूमुलिन। तो ये भी कई बार नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो ह्यूमन इंसुलिन बनती है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के द्वारा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ह्यूमुलिन। इसके बाद हम आते हैं जीन थेरेपी पे। जीन थेरेपी होती क्या है बेसिकली, जीन थेरेपी एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके किसी भी फॉल्टी जीन को, मीन्स ऐसा जीन जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है या बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है या फिर वो प्रेजेंट ही नहीं है, उसे रिप्लेस कर देते हैं एक फंक्शनल जीन से। इस चीज़ को हम बोलते हैं जीन थेरेपी। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके एनसीईआरटी में एंड उसे बताया गया है, जैसे हमारा एडीए जिसे हम बोलते हैं एडिनोसाइन डिमेनीज डेफिशिएंसी। अब ये जो हमारा एंजाइम होता है एडिनोसाइन डिमेनीज, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम के फंक्शन में। अगर ये एंजाइम नहीं होता तो इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमें SCID नाम की बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं सीवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation or in some by gene therapy. अब जिन बच्चों में एडीए की डेफिशिएंसी देखी जाती है यानी एडिनोसाइन डिमेनीज की डेफिशिएंसी देखी जाती है, उनका ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दें या फिर जीन थेरेपी कर दें। लेकिन एक ही चीज़ याद रखना कि दोनों ही इलाज कंप्लीटली क्योर्ड नहीं है, यानी दोनों से हम कंप्लीटली इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, जीन थेरेपी। तो हम जीन थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं कि हम इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट होता है, ठीक है, उसमें से हम लिम्फोसाइट को बाहर निकालते हैं, यानी उसकी बॉडी से जो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो एक तरीके की क्या है, WBC हैं, ठीक है, WBC हैं, उन्हें बोन मैरो से बाहर निकालते हैं एंड उन्हें कल्चर में यानी लैब में उन्हें ग्रो कराते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल ADA CDNA को उन लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज करके। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब हम उन लिम्फोसाइट में ADA CDNA को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो उन लिम्फोसाइट को हम री इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट के बोन मैरो में। ठीक है, सो इस तरीके से जो जीन थेरेपी है वो की जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये भी हमारा परमानेंट क्योर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिन लिम्फोसाइट्स को हमने इंट्रोड्यूस करा वो आगे चल के फिर से खत्म हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सेल जो है वो मर जाती हैं, वो अमर नहीं है, इसीलिए इसमें रेगुलर इंटरवल पे ट्रीटमेंट की या फिर जीन थेरेपी की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम एक चीज कर सकते हैं, इसका परमानेंट क्योर तभी पॉसिबल है जब हम इस चीज को एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ठीक कर दें। If isolated gene from bone marrow cell producing ADA is introduced into cell of early embryonic stage, it can be permanent cure. अगर हम उसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उस ADA बनाने वाले जीन को इंट्रोड्यूस कर दें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, तो वो हमारा परमानेंट क्योर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखिए कई सारी ऐसी बीमारी होती है जिनका पता हम सिंपल जो हमारा ब्लड टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, उन सबसे पता नहीं लगा सकते। उनमें हमें क्या करना होता है, RDNA टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है या फिर PCR का यूज करना पड़ता है या फिर एलिजा नाम के मेथड का यूज करना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें हमारी आती है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एंड ये पॉसिबल हो चुकी है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की
मदद से। एंड ये डायग्नोसिस होती कैसे, इसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल नोन एज प्रोब। हम क्या करते हैं, एक छोटे से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या फिर आरएनए को एक रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसे हम प्रोब बोलते हैं उसके साथ हाइब्रिडाइज कराते हैं एंड उसके बाद उनका डिटेक्शन करते हैं ऑटो रेडियोग्राफिक टेक्निक का यूज करके। A single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cell followed by detection using autoradiography. Clone having mutated gene will hence not appear on photographic film because the probe will not have complementary with mutated gene. तो अगर मान लीजिए किसी भी जीन में या जिस जीन में हमने हाइब्रिडेशन कराया अगर उसमें म्यूटेशन आई है या फिर उसमें कोई भी चेंजेस आया है तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपने आप को शो नहीं करेगा। एंड ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो प्रोब है उसे अपना कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट तो मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तभी पॉसिबल है जब अगर मान लीजिए ये प्रोब है, ठीक है, एंड ये हमारा डीएनए है, तो ये कभी पॉसिबल है जब इसके सामने इसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स होंगे। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब उसके सामने उसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होंगे। तो अगर मान लीजिए जिस जीन को हमने लिया उसमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है यानी उसमें म्यूटेशन आ चुकी है तो वो अपने आप को फोटोग्राफिक फिल्म पे शो नहीं करेगा। एंड यहाँ से हमें पता चलेगा कि उस डीएनए में म्यूटेशन आई है या फिर कोई डिजीज़ है या फिर क्या उसके पीछे का रीज़न है। उसके बाद हमारी एक टेक्निक आती है एलिजा, जैसा इसका नाम है, एंड इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। एंड ये जो टेक्निक है ये बेस्ड होती है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पे। इसमें क्या होता है एलिजा टेक्निक में बेसिकली हम देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में किसी डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडी मौजूद है तो हम मानते हैं कि हमें वो डिजीज़ हो चुकी है, या फिर अगर मान लीजिए उसके खिलाफ कोई एंटीजन है तो हम ये मानते हैं कि हमें वो डिजीज़ हो चुकी है या उसके हमें थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल बेसिकली हमारे वो एनिमल होते हैं जिनमें हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। एनिमल डेट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसे एनिमल जिनके पास उनका अपना डीएनए होता है बट उस डीएनए में हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं ताकि उनके पास एक एक्स्ट्रा जीन आ जाए या फिर एक एक्स्ट्रा करैक्टर वो एक्सप्रेस करे, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। इनके कुछ एडवांटेज पढ़ लेते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल हमें मदद करते हैं इस चीज़ को समझने में कि कोई भी जीन जो है वो किस तरीके से रेगुलेट होता है एंड वो अपने किस तरीके से असर दिखाता है बॉडी के डेवलपमेंट में एंड उसके फंक्शन में। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज होता है स्टडी ऑफ डिजीज में। ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है ताकि वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी डिजीज़ को लेके या फिर इस चीज़ को लेके कि कोई जीन जो है किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है किसी भी डिजीज़ की डेवलपमेंट में, उस चीज़ को हम समझ सकें। उसके बाद हमारा आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। Transgenic animal that produce useful biological product can be created by introduction of portion of DNA which code for particular product। कुछ जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उन्हें हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमारे लिए यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सके। एंड इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं हम किसी डिजीज़ को ट्रीट करने में। एग्जाम्पल के लिए हमारा एक ह्यूमन प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इसका हम यूज़ करते हैं एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट में। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक हमारी रोजी नाम की काव है या हम कहें फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव है जो प्रोड्यूस करती है ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क जो कंटेन करता है अल्फा लैक्टल एल्बुमिन नाम का प्रोटीन जो अदर गाय से ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है रोजी में यानी ट्रांसजेनिक काव में। इसके बाद हमारी आती है वैक्सीन सेफ्टी। देखिए अभी आप कोरोना वायरस को देख रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन पे ट्रायल करने से पहले जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल हैं उन पे ट्रायल करते हैं किसी भी वैक्सीन का। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। ट्रांसजेनिक माइस को डेवलप करा जाता है किसी भी वैक्सीन की सेफ्टी के टेस्ट के लिए ह्यूमन पे यूज़ करने से पहले। एग्जाम्पल के लिए पोलियो वैक्सीन जो है उसे पहले यूज़ करा गया था माइस पे यानी ट्रांसजेनिक माइस पे एंड उसके बाद उसे ह्यूमन को दिया गया था।
उसके बाद हमारा एडवांटेज आता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग का, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे हम ये टेस्ट करते हैं कि कोई भी केमिकल जो हमने प्रोड्यूस कराया या कोई भी ड्रग जो हमने नई बनाई है वो किस तरीके से हमारी बॉडी पे असर करेगा, क्या वो हमारे लिए टॉक्सिक है या फिर वो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है। इसे हम टॉक्सिक सेफ्टी टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उनमें हम एक जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ये जो हमारे एनिमल होते हैं ये और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टॉक्सिन सब्सटेंस से, यानी टॉक्सिन सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते ही वो कुछ ना कुछ शो करने लगेंगे प्रॉपर्टीज। दे आर एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द इफेक्ट स्टडी। अब जब हमने उनके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो हम क्या करते हैं, उन्हें टॉक्सिक सब्सटेंस के पास ले जाते हैं, उससे मिलाते हैं एंड उसके बाद स्टडी करते हैं उनके इफेक्ट को। इसके बाद हमारा आता है एथिकल इशू। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव एन अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इकोसिस्टम। जो भी हमारे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट होते हैं जब हम उन्हें किसी भी इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इस चीज से बचने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक GEC नाम की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी है जिसकी फुल फॉर्म होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो डिसीजन लेती है किसी भी GM यानी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की रिसर्च को लेके एंड ये बताती है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आया है तो उसे मार्केट में लॉन्च करना है या नहीं करना है, उसके लिए यहाँ से पहले परमिशन लेनी होती है। मॉडिफिकेशन यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर सेम। कई बार जो मॉडिफिकेशन होता है या फिर यूज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है पेटेंट को लेके, ठीक है। ऐसा एक आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस की एक ब्रीड पे क्या करा लिया था, अपना पेटेंट करा लिया था। अब उन्होंने पेटेंट करा लिया तो उनके पास राइट हो गया कि ये जो बासमती राइस है ये सिर्फ ये कंपनी बेच सकती है एंड उनके सिवा और कोई नहीं बेच सकता। अगर ऐसा होता है तो वो उसके लिए कंपनसेशन डिमांड करा सकते हैं। लेकिन जब आगे ये चीज़ चली तो हमें यहाँ से पता चला कि ये जो नई वैरायटी जो पेटेंट कराई है इस अमेरिकन कंपनी ने, ये बेसिकली क्या है, बासमती राइस यानी इंडियन बासमती राइस है जिसे सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस कराया गया। सेमी ड्वार्फ वैरायटी मतलब जो हमारे छोटे छोटे चावल होते हैं, ठीक है, उनके साथ क्रॉस करा के इस नई वैरायटी को बनाया गया था। यानी इस नई वैरायटी को कैसे बनाया गया, हमने बासमती राइस को किसके साथ क्रॉस कराया, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज के साथ। याद रखना कई बार नीट में पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार रिपीट करा आपको। इसके बाद हमारी एक टर्म आती है बायोपायरेसी। ये होती क्या है, term used to refer the uses of bioresources by multinational company and other organization without proper authorization from country and people concerned without compensatory payment। देखिए क्या होता है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे कंट्री के या फिर दूसरे पीपल्स के रिसोर्सेज यानी बायो रिसोर्सेज का यूज करते हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ऑथराइजेशन के, एंड जिस कंट्री का बायो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं या फिर जिन पीपल के ग्रुप्स का वो बायो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उन्हें वो कोई भी कंपनसेटरी पेमेंट नहीं करते हैं। इस चीज़ को हम टर्म देते हैं बायोपायरेसी। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है एंड ये आपको चैप्टर समझ आया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।